देखो, जो फाइनेंशियल लिवरेज होती है, हमने पढ़ा कि D/E, हमने ये सब पढ़ लिया कि भाई EB क्या बोलते हैं, EBT EPS एनालिसिस से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसने बोला 3 सिचुएशंस हमने कंसिडर करी। 3 सिचुएशंस आर कंसिडर्ड से हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ। 3 सिचुएशंस आर कंसिडर्ड। देयर इज नो डेट इन सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 में कोई डेट नहीं था। वो अनलिवर्ड बिजनेस बोलते हैं जिसको हम। अनलिवर्ड बिजनेस का मतलब कि भाई जो बिजनेस जिसके अंदर डेट कोई भी इंक्लूड नहीं होता उसको अनलिवर्ड बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला डेट ऑफ ₹10 लाख and 20 lakh are assumed in situation 2 and 3. All debt is at 10% per annum, और सारा डेट जो है वो 10% पर एनम पे था। द कंपनी अर्न्स ₹0.93 पर शेयर। कंपनी जो है वो 0.93 पर शेयर कमा रही है जब वो अनलिवर्ड है। ठीक है, विद डेट ऑफ ₹10 लाख उस पर वो 1.05 कमा रही है। विद स्टिल हायर डेट ऑफ ₹20 लाख, अगर कंपनी थोड़ा सा और हायर डेट लेती है 20 लाख का, तो कंपनी जो है वो 1.40 कमा रही है। तो वाई इज द EPS राइजिंग विद द हायर डेट? क्या रीजन क्या है कि हायर डेट लेने की वजह से कंपनी जो है वो अपना ज्यादा EPS कमाती है? इट इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द रिटर्न दैट कंपनी इज अर्निंग ऑन फंड्स एम्प्लॉयड। मतलब कि यहाँ पर इट इज बिकॉज ये इस वजह से है कि कॉस्ट ऑफ डेट कंपनी का, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट जो है लोअर है। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब कि यहाँ पर कंपनी को जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो कम है, और जो कंपनी रिटर्न खुद से कमा रही है वो ज्यादा है। ठीक है, इज अर्निंग ऑन फंड्स एम्प्लॉयड। समझ में आया? इट इज बिकॉज रीजन क्या है कि यहाँ पर EPS हमारा बढ़ रहा है, हमारी अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो रही है डेट के टाइम पर। इसको अंडरलाइन करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि भाई इट इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द रिटर्न। कि रिटर्न जितना मिल रहा है, रिटर्न मतलब कि उसको वापसी में कितना प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट ज्यादा है यहाँ पर और कॉस्ट ऑफ डेट कम है। ठीक है, दैट कंपनी इज अर्निंग ऑन फंड्स एम्प्लॉयड। जो उसने फंड्स एम्प्लॉय करे, फंड्स एम्प्लॉय करने का मतलब कहीं पे इन्वेस्ट करे होंगे, वहां से जो रिटर्न मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है वो ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ डेट हमारी कम है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद बोला द कंपनी इज अर्निंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न करती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ROI, इसको अंडरलाइन करो। ROI का फॉर्मूला दिया हुआ है EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। मतलब ये क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, हम ये देख रहे हैं कि हमने जितना इन्वेस्ट किया और कितना हमारे को टोटल अर्निंग हुई, उसकी बेसिस पर हम रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं कि कंपनी अगर अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करती है और उसको जितना प्रॉफिट होता है उसको, उससे ये फॉर्मूला लगा के EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये फॉर्मूला लगा के कंपनी बताती है कि भाई एक्चुअली में तुम्हारे को ये रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है कि इतना इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिल रहा है, मतलब इतना प्रॉफिट आपको मिल रहा है। प्रॉफिट जैसे मैंने आपको प्रॉफिट बताया, EBIT प्रॉफिट है, मतलब आपका 4 लाख प्रॉफिट था, उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने पे आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसका मतलब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी ये है। तो क्या निकाला इन्होंने? 13.33%। तो वो बोल रहा है कि 13.33% ये आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किससे बड़ी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो उससे ज्यादा। मतलब कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है, कि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा मिल रही है 13.33%, विच इज हायर देन द इंटरेस्ट यू आर पेइंग ऑन डेट। डेट के ऊपर जो तुम 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डेट पे आपने देखा सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो टेबल था उसके अंदर हमने लिखा था कि आपका इंटरेस्ट रेट 10% है डेट के ऊपर। जो इंटरेस्ट के डेट के ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट है वो कम है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा मिल रहा है, दैट इज 13.33%। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 3.33% का आपको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है विद द हायर यूज ऑफ डेट दिस डिफरेंस बिटवीन ROI एंड कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीजेज द EPS। जो ये डिफरेंस है ROI और कॉस्ट ऑफ डेट का, यही EPS को इंक्रीज करता है। यही सिचुएशन है कि फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, दिस सिचुएशन इज अ सिचुएशन ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। ये सिचुएशन फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज की सिचुएशन है। इन सच केसेस कंपनीज ऑफन एम्प्लॉय मोर
ऑफ चीपर डेट टू एनहांस द ईपीएस। और इस ऐसी सिचुएशंस में कंपनी जो है वो अपना डेट को ज़्यादा लगाती है, ठीक है, रेज करती है, ठीक है, कि सो दैट कि उनका ईपीएस बढ़े। सच प्रैक्टिस इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इस प्रैक्टिस को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में फाइनेंशियल लिवरेज आए, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का ये बताने के लिए आए कि आपको एक एग्जाम्पल साइट करना है, या क्वेश्चन पूछा जाए कि कंपनी कैसे अपना एडवांटेज ले सकती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, तो ये सब जो है वो चीज़ों में यही आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसको भी अंडरलाइन करो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्नड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। मतलब कि अपनी कंपनी जो है, हमारी कंपनी, वो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ाकर, अपना डेट बढ़ाकर, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस मतलब कि अगर डेट होगा तो उसको फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज रहेगा, उसको पता है कि मुझे इतना देना ही देना है, उसके पास उसके सिर पे चार्ज है कि उसको फिक्स्ड इतना अमाउंट देना ही देना है, उतना इंटरेस्ट देना ही देना है। तो वो यही कह रहा है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्नड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, इसी को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। कि अगर हमारी अर्निंग, इक्विटी की अर्निंग बढ़े फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ाने की वजह से, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट देखो, उसने बोला एक सिचुएशन वाई बी, एक सिचुएशन और लेते हैं, एक और केस लिया उसने वाई कंपनी का, सारी डिटेल सेम है, बस उसने क्या बोला, EBIT या जो अर्निंग कमाई ना इस बार कंपनी ने, वो 2 लाख रुपए होगी, बाकी सब सेम है। कंपनी ने सिर्फ अब अपनी अर्निंग कम कर दी, कितनी, 2 लाख रुपए, सब कुछ सेम करा। देखो आप नंबर पूरा टेबल देख लो, ये वाई कंपनी का जो टेबल बनाया हुआ है, उसने बस अर्निंग्स 2 लाख रुपए हैं, इंटरेस्ट 10% ही है, EBT कंपनी के वही है कि EBT निकल गया माइनस करके, फिर टैक्स लगाया, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही है, डेट उतना ही है, मतलब डेट नील था फर्स्ट सिचुएशन में, वो नील ही रहा, सेकेंड सिचुएशन में आपका 10 लाख ही डेट रहा, थर्ड सिचुएशन में 20 लाख रहा, वो बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं है, नंबर ऑफ शेयर सेम रहे, EPS जो है वो बदल गया क्योंकि हमारा EAT बदल रहा है। यहां तक समझ में आया? देखो इसके अंदर क्या करा कंपनी ने, अपना EBIT बदल दिया। कंपनी ने बोला एक और केस लेते हैं जिसके अंदर आपका EBIT कम है, पहले वाले में EBIT 4 लाख रुपए था, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, इंटरेस्ट रेट सेम है, टैक्स रेट सेम है, आपका टोटल फंड्स यूज सेम है, आपकी सिचुएशन सेम है कि जिसमें डेट एक में नील है, एक में आपका 10 लाख है, एक में 20 लाख है, सब कुछ सेम है। उसने बोला कुछ फर्क नहीं है, सब हमारे पास सेम है, बस हमने EBIT बदल दिया जिसमें 2 लाख रुपए कंपनी वाई का कर दिया, ठीक है। अब EBIT मतलब हमारी अर्निंग कितनी हुई, 2 लाख हुई, पहले 4 लाख थी, अब 2 लाख हो गई, ठीक है। और EBIT, उस EBIT 2 लाख रुपए के हिसाब से उसने पूरा ये टेबल बनाया जिसमें उसने बताया कि भाई हमारी बस EAT फर्क आ जाएगी, मतलब जैसे इंटरेस्ट दे रहे हो तुम, सब कुछ वही करना है जैसे हमने पहले करा। इसको एक बार अपने हाथ से करके देखना तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस 2 लाख रुपए EBIT बदला, और सब उसकी वजह से आपका क्या हुआ, EAT बदला, है ना, EAT बदला, और उसकी वजह से फिर EPS में चेंज आया, ठीक है। अब समझ में आया? देखो अब तुम इसमें देखोगे जो ये टेबल बनाया हुआ है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि अब यहाँ पे पहली सिचुएशन में जो है EPS आपका बढ़ रहा है, ठीक है, सेकंड सिचुएशन में कम हो रहा है, और थर्ड सिचुएशन में आपका EPS नील आ रहा है। मतलब अब देखो नीचे पढ़ो एग्जाम्पल में, इन दिस एग्जाम्पल द EPS ऑफ द कंपनी इज फॉलोइंग विद इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेट। मतलब वो कह रहा है इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि EPS जो है हमारा डिक्रीज कर रहा है, फॉल कर रहा है, जैसे जैसे हम डेट को बढ़ा रहे हैं। पहले सिचुएशन में हमने डेट को कम करा, ठीक है, तो यहाँ पर EPS बढ़ रहा है, मतलब पहले सिचुएशन में नील बिल्कुल है, डेट बिल्कुल नहीं है, तो आपका EPS बढ़ा हुआ है। सेकंड सिचुएशन में थोड़ा सा डेट है, तो फिर जो आपका EPS है वो थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब थोड़ा ठीक है। और अगर आप थर्ड सिचुएशन में देखो जहाँ पे सिर्फ डेट ज़्यादा इंक्लूडेड है, तो वहाँ पर आपका EPS नील आ रहा है। तो वो यही बोल रहा है कि EPS जैसे जैसे आपका EPS फॉल कर रहा है, जैसे जैसे आपका डेट जो है वो बढ़ रहा है कंपनी में। इट इज़ बिकॉज द कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये किस वजह से हुआ कि ROI कंपनी की लेस है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट से। ROI कंपनी की देखो, आपने फॉर्मूला अपने ऊपर पढ़ा था, टोटल आपका क्या बोलते हैं, जो आपकी EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इन्होंने, 2 लाख डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 100। तो यहाँ पर आपकी टोटल
जो रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है 6.67%, वहाँ पर थी 13.33%, वहाँ पर आपकी, और इंटरेस्ट ऑन डेट क्या था, जो कॉस्ट ऑफ डेट आपका पड़ रहा है वो आपकी क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, तो आपका इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगा, 10% आपका कॉस्ट ऑफ डेट है या फिर इंटरेस्ट ऑन डेट मान लो, कुछ भी बोल सकते हो, वो आपका 10% है, और यहाँ पर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है, 6.67% आ रहा है, ऊपर वाले में 13.33% आ रहा था, मतलब यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, इस वजह से आपके यहाँ पर ईपीएस जो है वो फॉल कर रहा है। इन सच केसेस द यूज ऑफ डेट रिड्यूसेस द ईपीएस, इस ऐसी सिचुएशन जब होती है जब आपकी इनकम कम हो जाती है, ईबीआईटी कम हो जाती है, या आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, उस सिचुएशन में आपका जो ईपीएस है वो फॉल करना शुरू हो जाता है। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, ये अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज की सिचुएशन मानी जाती है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज क्लियरली अनएडवाइजेबल, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशंस में एडवाइजेबल नहीं होती जब आपकी इनकम जो है वो इतनी नहीं होती है जितनी आपका कॉस्ट ऑफ डेट होता है। इवन इन केस ऑफ कंपनी एक्स, रेकलेस यूज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट रिकमेंडेबल। ट्रेडिंग, जो फर्स्ट केस था आपका कंपनी ए वाला, उसमें भी बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करो डेट का, ठीक है। एंड इंक्रीज इन डेट में इनहेंस द ईपीएस, आपका डेट जो है आपका इंक्रीज इन डेट, अगर आप ज़्यादा डेट इंक्लूड करते हो तो ईपीएस तो बढ़ता है, कि कोई बात नहीं, ये तो है, बट एज पोटेंशियल आउट अर्लियर, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, इट ऑल्सो रेजेज द फाइनेंशियल रिस्क, इससे आपका फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाता है। तो आइडियली अ कंपनी मस्ट चूज द रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन, उसको रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन देखना चाहिए, चूज करना चाहिए, जिससे मैक्सिमम शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ रही हो, मैक्सिमम हो शेयर होल्डर की वेल्थ। द डेट टू इक्विटी मेक्स दैट अचीव्स इट इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। वो कहता है कि जो डेट इक्विटी का एक मिक्स होना चाहिए, परफेक्ट मिक्स होना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा आपका रिस्क भी नहीं बढ़े और बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो रिटर्न भी कम नहीं हो। एक ऐसा ऑप्टिमम स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपको ऑप्ट करना चाहिए। अब तुम्हारे को क्या करना है, यहीं तक पढ़ेंगे अभी हम। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक लेनी है, उसके ऊपर आपने आपको प्रॉपर ये जो एग्जाम्पल है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, फाइनेंशियल लिवरेज, जो भी मैंने आपको कराया, ये पूरा एग्जाम्पल अच्छे से, मतलब आप टॉप से पढ़ो। जो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ये सबसे पहले हमने जो यहाँ से शुरू किया था कैपिटल स्ट्रक्चर से। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने बताया डेट अपॉन इक्विटी होता है, ओनर फंड होता है, बोनर फंड होता है। ये आप पूरा प्रॉपर इसको खुद से लिखो और मुझे सेंड करो विद एग्जाम्पल प्रॉपर, कि इसके अंदर क्या क्या आपने एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, और इसे लिखना भी ऐसा है कि आपका 1.5-2 पेज में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसको आपने कंप्लीट करना है और इसको खुद से लिख कर भेजना है मुझे, कि भाई मैं चाहे देख के लिखो, मुझे पता है एकदम से तुम लर्न नहीं कर पाओगे इसको, बट आप इसको देख के लिखो, सो दैट कि तुम, मेरे को पता चले कि तुम कैसा लिख रहे हो, कैसा तुम्हें समझ में आया और क्या चीज़ समझ में आई है। विद एग्जाम्पल दोनों सिचुएशंस आपको समझानी है, उसके बाद उसके कंक्लूजन्स बताने हैं, सब कुछ बताना है जैसा हमने पढ़ा है, बट आपने उसके अंदर थोड़ा सा कट शॉर्ट करना है, ब्रीफ में लिखना है खुद से।